नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज शुरू करने जा रहा हूं जंतु ऊतक, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं एनिमल टिश्यू। इसके पहले प्लांट टिश्यू के बारे में हमने पिछला वीडियो में दे चुके हैं। प्लांट टिश्यू को आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो लिंक दे देंगे, इसमें पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में ही चर्चा करेंगे। एनिमल टिश्यू, जहां तक हम एनिमल टिश्यू का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि एनिमल के शरीर के अंदर जो टिश्यू है, मतलब जो कोशिकाओं का समूह है, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग है और ये सारे अंग अलग अलग तरीके के टिश्यू के बने हुए होते हैं। उनका आकृति प्रकृति भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से हम ये सारे शरीर के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के टिश्यूओं के बारे में, या हम कह सकते हैं ऊतकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग टिश्यू का, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होते हैं, चाहे हम हाथ को आगे पीछे घुमाते हैं, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन का पाचन करता है, किडनी शरीर के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है, और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ या भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो आखिर कहां कहां पे कौन कौन से ऊतक मौजूद होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए तो समझ में निश्चित रूप से आ जाएगा। तो देखिए, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, पहले वो देखेंगे। एनिमल टिश्यू मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इसको एपिथेलियल भी कर देते हैं। एपिथेलियल ऊतक हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, जिसको कि कहते हैं पेशी ऊतक। और तीसरा है तंत्रिका ऊतक, जिसको कि नर्वस टिश्यू, यानी इसको कहते हैं तंत्रिका ऊतक। तो ध्यान से देख लीजिए एक बार, टिश्यू कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब हम एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, एपिथेलियल टिश्यू। अब जो ये एपिथेलियल टिश्यू आखिर है क्या, तो टिश्यू के बारे में पहले भी बता चुके हैं। टिश्यू है क्या, तो कोशिकाओं का समूह जिसका कि उत्पत्ति एक समान हो और इसका कार्य भी समान हो, दूसरे ऊतक का। अब यहाँ एपिथेलियल का जहां तक बात आता है, तो ध्यान रखिए कि वैसे ऊतक, हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले वे ऊतक जो शरीर के बाहरी सतह की रचना करती हो, या शरीर के अंगों के भीतरी सतह और बाहरी सतह की रचना में भाग लेते हैं, उसे ही हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। समझ में आ गया। यानी हमारे शरीर या जीव शरीर के शरीर का जो बाहरी स्तर है, एनिमल शरीर का बाहरी स्तर है, उसका रचना करेगा, या फिर शरीर के अंदर विभिन्न अंग होते हैं, वो सारे अंगों के फिर बाहरी और भीतरी दीवार की रचना करने वाला जो टिश्यू होते हैं, उसी को कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो परिभाषा निश्चित रूप से मालूम हो गया कि जीव शरीर के बाहरी भागों के स्तर अथवा शरीर के भीतरी अंगों
के बाहरी तथा भीतरी आवरण को रचना करने वाला ऊतक को एपिथेलियल ऊतक कहते हैं। एपिथेलियल ऊतक कहते हैं। क्लियर है? तो आप देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका थोड़ा सा हम टाइप देख लेंगे। ठीक, टाइप यानी प्रकार। इसका देखिए सबसे पहला जो प्रकार है उसको हम कहते हैं साधारण स्क्वामस यानी सिंपल स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस टिश्यू, ये साधारण स्क्वामस है। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू। तीसरा है ग्लैंडुलर स्क्वामस टिश्यू। चौथा है कोलुमनर स्क्वामस टिश्यू। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनके भी कई प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले देखिए सिंपल स्क्वामस टिश्यू ये कहाँ मिलते हैं और इसका आकृति प्रकृति कैसा होता है। तो सिंपल स्क्वामस टिश्यू हमारे माउथ के कैविटी में जो पतला अस्तर होता है और ओसोफेगस के कैविटी में जो पतला अस्तर होता है वहां उपस्थित होते हैं स्क्वामस। इसका रचना किस प्रकार होते हैं, तो देखिए हम बना रहे हैं इस तरह से इसकी रचनाएं होती है। एकदम पतला इसका अस्तर होते हैं और इस तरह से इसका एक ऊतक उपस्थित होते हैं। इसका एक ही अस्तर होता है इसलिए इसको हम सिंपल कहते हैं। एक अस्तर के ऊतक होते हैं, इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से जो रचना होते हैं इसी ऊतक को कहते हैं सिंपल स्क्वामस टिश्यू, जो कि कहां पे मिलते हैं देख लीजिए, माउथ और ओसोफेगस में मिलते हैं। क्लियर? ओसोफेगस ये। उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड ये कई स्तरों के होते हैं, इसी तरह के होते हैं लेकिन इसका स्तर काफी ज्यादा होता है। जैसे ये एक स्तर हो गया है ना, इसके ऊपर फिर एक स्तर हो गया, इसके ऊपर भी स्तर और अधिक से अधिक स्तर इसमें पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू। और ये जो पाया जाता है ये स्किन में पाया जाता है। स्किन में क्यों? क्योंकि देखिए मेरा त्वचा जो होता है, बाहरी त्वचा जो होता है, शरीर का जो बाहरी त्वचा होता है वो हार्ड होना चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए और मजबूत दृढ़ होना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर में किसी तरह का जख्म जो है प्रवेश ना करे। तो इसके लिए हमारा स्किन है, तो स्किन में एक से अधिक लेयर होगा तभी वो क्या कर सकता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन दे सकता है। इसलिए स्किन में इस तरह के कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको कि हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू कहते हैं। उसके बाद आता है ग्लैंडुलर स्क्वामस टिश्यू। अब हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथियां होते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि होते हैं, एडिनल ग्रंथि होते हैं, अग्नाशय होते हैं, बहुत सारे ग्रंथियां होते हैं जिससे हार्मोन का स्राव होता है। तो ये जो ग्रंथि होते हैं और जिसमें हार्मोन का स्राव होते हैं उसको ग्लैंडुलर स्क्वामस टिश्यू कहते हैं। तो जो ग्लैंडुलर होते हैं उसमें ग्लैंडुलर स्क्वामस टिश्यू होते हैं जो ग्लैंड में पाया जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये ग्लैंड में उपस्थित होते हैं और ये खास करके इसका आकृति चौकोर ही होते हैं, परंतु इसमें सेक्रेशन होते हैं और विभिन्न प्रकार के हार्मोन या एंजाइम का सेक्रेशन होगा, उसको ग्लैंडुलर कहते हैं। और एक और भी होते हैं। अच्छा, कोलुमनर पहले देख लेते हैं। कोलुमनर का क्या है कि ये कॉलम का आकार के होते हैं, इस तरह से
इस तरह से कोलुमनर आकृति के होते हैं, कोलम के जैसा इस तरह से आकृति इसके बने हुए होते हैं, जिसको कोलुमनर हम कहते हैं। ये कोलुमनर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे जठर, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो छोटी आंत होते हैं वहां पे पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे वो अवशोषण की क्रिया करते हैं। अब इसी में कभी कभी क्या होता है कि सिलिया लगे हुए होते हैं, तो जिसको कि सिलिएटेड भी बोलते हैं या सिलिएटेड टिश्यू बोलते हैं। तो जो सिलिएटेड होते हैं वो नाक या फिर जहां पे म्यूकस का स्राव होता है, नाक की नली, उसमें पाया जाता है, उसको हम कहते हैं सिलिएटेड। तो एक सिलिएटेड भी होते हैं, सिलिएटेड, और एक होते हैं ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर जो होते हैं वो ग्लैंड में पाए जाते हैं, और सिलिएटेड जो होते हैं वो हमारे नाक के नलियों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से सिलिएटेड और ग्लैंडुलर पाए जाते हैं। कोलुमनर देख लिए हैं। अब एक और देखिए, जो स्क्वायर टाइप का होता है, इसको हम कबाइडल बोलते हैं। कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। कबाइडल जो होता है वो क्यूब के आकृति के होते हैं, जैसे क्यूब होता है इस तरह से क्यूब के आकृति के ये पाए जाते हैं, जिसको कि हम कबाइडल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो इस तरह से हम देख लिए कि ये सारा टिश्यू जो होता है ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू के भाग होते हैं, और ये अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं, और सब क्या है, एक कवरिंग लेयर है, और ये कवर करते हैं हमारे शरीर के भीतरी अंगों में या बाहरी अंगों में, और विभिन्न प्रकार के फंक्शन को करते हैं। इस तरह से फिर एक बार देख लीजिए, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू जो है वो माउथ और ओसोफेगस में पाया जाता है। ये एक साधारण स्तर वाले होते हैं, अर्थात एक स्तरीय होते हैं। दूसरा देख लीजिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू, जो कई स्तरों के बने हुए होते हैं, ये हमारे शरीर के बाहरी सतह की रचना करते हैं, अर्थात स्किन में पाए जाते हैं। तीसरा देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये दो प्रकार के हो जाते हैं। एक ग्लैंडुलर तो है ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें सिलिया लगे हुए होते हैं। तो सिलिया जिसमें लगे हुए होते हैं वो नेजल चेम्बर में उपस्थित होते हैं, ताकि नाक के अंदर जो म्यूकस बनते हैं वो बाहर की तरफ आ जाए और बाहर निकल जाए, इसलिए वहां पे सिलिया लगे हुए, कोलुमनर में ही सिलिया लगे हुए होते हैं, इसलिए उसको सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल कहते हैं। और एक ग्लैंडुलर कोलुमनर एपिथेलियल कहते हैं, जो कि ग्लैंड में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया है, ग्लैंड में पाया जाता है, दूसरा नेजल चेम्बर में पाया जाता है। उसके बाद है कबाइडल एपिथेलियल। कबाइडल क्यूब के समान होता है, और ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो किडनी और सेलिब्री ग्लैंड में। किडनी में कहा, तो वो जो रीनल नलिकाएं होते हैं उस नली का रचना में सहायता करते हैं, और सिलेब्री ग्लैंड का जो नलियां हैं उसमें ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये एपिथेलियल टिश्यू को देख लिया। अब चले हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू किसको कहते हैं? तो देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संयोजी ऊतक, अर्थात वे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। तो निश्चित रूप से दूसरा नंबर में आ गया कनेक्टिव टिश्यू। वैसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संबंध स्थापित करता है या जोड़ता है, उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में संबंध कौन कौन सा स्थापित करते हैं, तो इसका भी टाइप हो जाएगा, कई प्रकार के हो जाएंगे। तो देखिए, नंबर 1 ब्लड क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है, इसको तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि मैट्रिक्स का मात्रा ज्यादा होता है,
और सेल का मात्रा कम होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ब्लड, यानी तरल इसमें ज्यादा होता है। जो इसमें तरल होता है उस तरल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, यानी ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा, है ना। और इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब उपस्थित होते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स उपस्थित होते हैं। क्या क्या होते हैं बताइए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, बी प्लेटलेट्स, ठीक है, यानी जिसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके प्लाज्मा जो है मैट्रिक्स का काम किया, और मैट्रिक्स और इसके अंदर जो सेल्स है वो सेल्स का काम किया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स और सेल्स होते हैं, बस दो ही चीज का समूह होता है ब्लड में। अब इसका फंक्शन क्या है, तो देखिए ब्लड क्या करता है कि अपने अंदर उत्सर्जी पदार्थ, भोज्य पदार्थ और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन सभी गैस और विभिन्न प्रकार के उपयोगी तथा अनुपयोगी पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाते रहते हैं, अर्थात संबंध बनाते रहते हैं। कभी उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं के अंदर ले जाते हैं और कोशिकाओं के अंदर बनने वाला जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको भी वो वापस ला करके शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो इस तरह से ये कनेक्शन स्थापित करते हैं, परंतु इसको तरल संयोजी ऊतक भी हम कहते हैं। दूसरा है बोन। बोन भी संयोजी ऊतक है, लेकिन इसका मैट्रिक्स जो होता है वो काफी हार्ड होता है। मैट्रिक्स जो है इसका तरल है, इसलिए तरल है और फ्लो करता है, परंतु हड्डी तो फ्लो नहीं करता है। ये हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, ढांचा बनाता है, मतलब शरीर को एक निश्चित आकृति प्रकृति प्रदान करने के लिए हमारा शरीर में एक ढांचा बनाता है, जो क्या है, वो है बोन, जिसको कि हम कहते हैं हड्डी, ठीक है। तो हड्डी जो होते हैं बोन, यानी इसको हम हड्डी भी बोलते हैं, हड्डी, और ये रक्त हुआ, तो रक्त और हड्डी ये दोनों ही संयोजी ऊतक है। तो ये हड्डी में क्या है देख लीजिए, हड्डी में जो होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस, याद रखिएगा दो चीज, कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ इसका मैट्रिक्स होता है, CaNP हम यहाँ लिख दिए। कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ इसका मैट्रिक्स होता है और इसमें भी कोशिकाएं उपस्थित होते हैं, जिससे कि ये ठोस होते हैं और इसलिए इसको हम कहते हैं बोन। तो बोन एक ठोस संयोजी ऊतक भी है। तीसरा है कार्टिलेज। कार्टिलेज का नाम सुना है, कार्टिलेज का नाम आप सुने होंगे, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज जो होता है हड्डी को जोड़ने वाला रचना है। जैसे एक हड्डी है, ये ध्यान दीजिए, एक हड्डी हम बना रहे हैं, एक हड्डी ये है और दूसरा हड्डी ये है। अब ये जो हड्डी है दोनों, ये दोनों को जोड़ने वाला जो रचना है, ये इस स्थान पर हड्डी के दोनों छोर पर इस तरह से एक मुलायम टिश्यू होता है ना। ये मुलायम जो टिश्यू होता है इसी का नाम होता है कार्टिलेज। गौर से देख लीजिए कार्टिलेज कहाँ, कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज यही है जो हड्डी को जोड़ने का काम करता है, इसको कार्टिलेज कहते हैं। और कार्टिलेज, और भी कार्टिलेज है हमारे, देखिए नाक का हड्डी जो बहुत मुलायम होता है, कान का हड्डी जो बहुत मुलायम होता है। तो जो मुलायम हड्डी जहां जहां भी है वो हमारा हड्डी का कार्टिलेज ही कहलाता है, मतलब ये कार्टिलेज हड्डी है जो कि जोड़ने का काम करता है। तीसरा है लिगामेंट, चौथा है लिगामेंट। लिगामेंट भी क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। अब लिगामेंट के बारे में देखिए, लिगामेंट कहां पे होते हैं, तो दोनों कार्टिलेज के बीच में लिगामेंट होते हैं और ये जो लिगामेंट होते हैं इसको हम लिख देते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट के द्वारा ये दोनों हड्डी भी ज्वाइंट होते हैं। तो पहले कार्टिलेज होता है और कार्टिलेज के बीच में जो होता है वो लिगामेंट होता है। ये भी उसी तरह का टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो जोड़ने का काम करता है, ये लिगामेंट कहलाता है। उसके बाद आता है 5वें नंबर में जिसको कहते हैं टेंडन। अब टेंडन कहां पाया जाता है, देखिए टेंडन्स। टेंडन्स जो होते हैं ये हड्डी और पेशी इसको जोड़ते हैं। जैसे ये पेशी है तो ये पेशी और हड्डी को जोड़ते हैं। जैसे हमारे हाथ का हड्डी है, इसके ऊपर जो मांसपेशियां लगे हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, तो वो टेंडन नामक एक मांसपेशी से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं
टेंडन्स। तो इस तरह से हम लोग देख लिए ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन। ये सारे क्या है? ये सारे संयोजी ऊतक है जो कि क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं एक दूसरे का। एक और भी होते हैं जिसको कहते हैं एरियोलर। एरियोलर 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 कहाँ होते हैं? तो ये त्वचा में पाए जाते हैं, त्वचा के नीचे में उपस्थित होते हैं और ये त्वचा को सुरक्षा करने में मदद करते हैं। ये एरियोलर होता है। तो ये हड्डी को जोड़ने में, तो ये सब हड्डी में पाया जाता है। ये भी हड्डी में, हड्डी और बोन के बीच में, ठीक है। और एरियोलर कहाँ? त्वचा में, त्वचा में। और एक एडिपोज भी होते हैं, एडिपोज। एक और देख लीजिए 7 नंबर एडिपोज। एडिपोज क्या है? ये फैट कंटेनिंग टिश्यू है, इसमें फैट उपस्थित होते हैं और ये विभिन्न प्रकार के शरीर के अंगों में पाए जाते हैं जो फैट को कंटेन करते हैं और ये शरीर को लचीला बनाने में सहायता करता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर और एडिपोज। ये सारा किसका है? तो कनेक्टिव टिश्यू का भाग है। सब कहां कहां पे पाए जाते हैं ये सारा समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब देखिए मस्कुलर टिश्यू जिसको कि कहते हैं पेशी ऊतक। क्या है परिभाषा? जंतुओं में पाए जाने वाले वैसे ऊतक जो हमारे शरीर को मूवमेंट करने में सहायता करते हैं, अर्थात उसको मूव कराता है या फिर कभी या तो हम प्रचलन में उसका उपयोग करते हैं, गति करने में उपयोग करते हैं, या कुछ ऐसे गतियां जो हमारे शरीर के अंदर होते रहते हैं जिसको कि हम जानते तक नहीं है, वो सारी गतियां यही कंट्रोल करेगा। तो वैसे ऊतक जो हमारे शरीर में ऐच्छिक, देखिए ऐच्छिक मतलब जो हमारा इच्छा अनुसार हो रहा है, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक। अनैच्छिक माने जो हमारा इच्छा अनुकूल नहीं होता। तो ऐच्छिक तथा अनैच्छिक गतियों को संपन्न कराने में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं या पेशी ऊतक कहते हैं, पेशी ऊतक कहते हैं। तो इस तरह से जैसा कि हम परिभाषा लिखे हैं उसके आधार पर मस्कुलर टिश्यू 2 प्रकार के हो जाते हैं, है ना। एक हो गया वॉलंटरी और दूसरा हो गया नॉन वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, बोलिए इसको इनवॉलंटरी। तो देखिए वॉलंटरी मतलब यही हुआ कि जो हमारे इच्छा अनुसार होते हैं, मतलब ऐच्छिक पेशियां। और दूसरा हो गया अनैच्छिक पेशी। अब ऐच्छिक पेशियां के बारे में पहले देख लीजिए। जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करता है उसको ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। इसको अस्टेटिफाइड भी बोलते हैं, अस्ट्रिएटेड बोलते हैं, अस्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं इसको। अस्ट्रिएटेड मसल्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पेशी होता है उसका रचना इस प्रकार के होते हैं, ट्यूब नुमा रचना होते हैं। देख लीजिए इसको, ये ट्यूब नुमा रचना होते हैं और इसमें इस तरह का पट्टी दिखाई देते हैं, यानी अस्ट्रिएटेड दिखाई देते हैं, पट्टी दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है अस्ट्रेटिफाइड। तो इस तरह का अगर पेशी हमें दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, अर्थात ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो जो अस्ट्रिएटेड होते हैं ऐच्छिक पेशी, उसका विशेषता क्या है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, इसका आकृति कैसे होते हैं? ट्यूबुलर, ट्यूब के अनुसार होता है इसलिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, है ना। ट्यूब के समान होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड माने एक से अधिक बहु न्यूक्लियस, उसको कहते हैं बहुकेंद्रकीय
बहुकेंद्रकीय, मतलब एक से अधिक केंद्रक हो तो बहुकेंद्रकीय। दूसरा ट्यूबुलर आकृति के होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। और ये जो है इच्छानुसार कार्य करता है, अर्थात ये हड्डी के ऊपर उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? हड्डियों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर उपस्थित होते हैं, हड्डियों के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो हड्डी के ऊपर पाए जाने वाले जो भी मांसपेशी है उसको हम कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स या वॉलंटरी मसल्स। अब देखिए अनैच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी भी हम दो प्रकार के मान सकते हैं। एक है स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स, और दूसरा है कार्डियक इनवॉलंटरी मसल्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो किस तरह के आकृति के होते हैं, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। स्पिंडल आकृति के इसका शेप होते हैं, इसका ट्यूब आकृति के, इसका स्पिंडल आकृति के। इस तरह से स्पिंडल का आकृति बीच में मोटा और साइड में इस तरह से पतला, देखते जाइए। ये आकृति होता है इस तरह के उत्तक के। तो देख लीजिए, इस तरह का उत्तक अगर देखने को मिले तो समझ जाइए कि यही है स्मूथ इनवॉलेंट्रियल। अब ये होता कैसा है? ये यूनिन्यूक्लियस होता है। यूनिन्यूक्लियस मतलब एक केंद्रकीय होते हैं। रचना कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ये आकृति स्पिंडल की आकृति के होते हैं और इसके दोनों छोर नुकीला होता है, यानी दोनों किनारा वाला भाग नुकीला होता है, यानी दोनों छोर कैसा होता है? नुकीला, दोनों छोर नुकीला होता है। और ये पाया कहाँ जाता है वो भी देख लीजिए। इसके बारे में हम बताए थे कि कहाँ पाया जाता है। हड्डी से लगे मांसपेशियां जो होते हैं वो हमारा स्ट्रिएटेड मसल्स अवस्थित होते हैं। और स्मूथ इनवॉलेंट्री जो होता है हमारे शरीर के अंदर जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, जैसे हमारे ओसोफेगस के अंदर भी गतियां होते हैं जिसको पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गतियां होते हैं, वो भी इनवॉलेंट्री होते हैं क्योंकि वो हमारा इच्छा अनुसार नहीं होते हैं। और हमारे आंख के अंदर भी पेशियां होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, जो आंख का पलक हम लोग झपकाते हैं, तो इसका हम लोग का इच्छा के अनुसार नहीं होता है, अनैच्छिक पेशी होता है। तो इस तरह से स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स उन सभी स्थानों में पाए जाते हैं। और कार्डियक जो होते हैं, कार्डियक कहने का मतलब कि ये हृदय के अंदर उपस्थित होते हैं। तो हृदय के अंदर जो मांसपेशी उपस्थित होते हैं उसका आकृति पहले देख लीजिए। ये ब्रांचिंग, अच्छा ये इसमें दोनों नॉन ब्रांचिंग होते हैं, तो हम लिख देते हैं अशाखित और शाखित होते हैं, और ये भी अशाखित होते हैं। और शाखित माने इसका कोई शाखा नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखिए कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, देखिए चित्र देखिए समझ में आ जाएगा। इस तरह से इसके कई शाखाएं उपस्थित होते हैं। ये भी नलाकार होते हैं परंतु इसमें शाखाएं होते हैं, इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह का जो मसल्स हम यहाँ देख रहे हैं, गौर से देख लीजिए फिगर। तो इस तरह के जो मसल्स होते हैं जो शाखा से युक्त होते हैं, यानी ये शाखान्वित होते हैं, क्लियर। और ये भी यूनिन्यूक्लियस होते हैं, यूनिन्यूक्लियस यानी इसमें भी एक केंद्रकीय होते हैं। और ये भी सिलेंडर के आकार का होता है, यानी सिलेंड्रिकल ये भी होते हैं या ट्यूब नुमा होते हैं, इसको भी कह सकते हैं ट्यूबुलर होते हैं और एक केंद्रकीय होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कार्डियक केवल हृदय में ही पाया जाता है। और हृदय में जो संकुचन और फैलाव की गतियां होती है जिसको कि हम लोग लबडब जो आवाज उत्पन्न होते हैं, एक बार हृदय संकुचित होते हैं, एक बार सिकुड़ते हैं। तो ये जो सिकुड़न और फैलाव की जो गतियां हैं वो भी रिदम में हमेशा होते हैं। और ये जिंदगी जब से शुरू होता है अंत तक ये गतियां हमारे हार्ट में होते रहते हैं। तो इस तरह
का जो गतियां होते हैं वो कार्डियक इनवॉलेंट्री मसल्स के अंतर्गत ही आते हैं, जो हृदय के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए तंत्रिका ऊतक, जिसको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू का मतलब क्या है? ये हमारे शरीर में इंपल्सन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, अर्थात आवेग को स्थानांतरित करते हैं, तरंग के रूप में करते हैं। तो इसलिए इसका नाम दिया तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका ऊतक इसका नाम दिया गया है, या नर्वस टिश्यू। अर्थात वे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच एवं शरीर तथा वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, एकोमोडेशन जिसको कहते हैं, स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अर्थात इस ऊतक के बिना हमारे शरीर में आवेग का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। अर्थात आवेग या इंपल्सन का जो स्थानांतरण होता है, जैसे टच करने से हमारा मस्तिष्क में उसका संवेदना पहुंचता है, या हमें चोट लगता है तो हमारा मस्तिष्क में संवेदना पहुंचता है, पेट में दर्द होता है तो भी हमारे मस्तिष्क के अंदर वो संवेदना पहुंचता है, जिससे हमको पता चलता है, हम बोलते हैं, सुनते हैं या जो भी होता है वो सारा संवेदना, या भोजन को चखते हैं तो उसका भी संवेदना हमारा मस्तिष्क के अंदर जाता है। तो आखिर किसके द्वारा जाता है? तो ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही जाता है और तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही जाता है। तो संवेदना का स्थानांतरण जो करने वाला टिश्यू है वही है तंत्रिका ऊतक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका सेल्स का बनावट कैसा होता है। तो ध्यान दीजिए, इसका ये सेल है इस तरह का, इसको हम अगर रचना बनाए तो इस तरह का इसका सेल्स होते हैं, बीच में केंद्रक होते हैं और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं। इसको हम साइटोन कहते हैं, इसको डेंड्राइट कहते हैं, डेंड्राइट, इसको डेंड्रोन कहते हैं, डेंड्रोन। और ये जो रचना है, इस रचना को हम एक्सोन कहते हैं। तो इस तरह से एक्सोन और डेंड्रोन, और इसका लास्ट वाला जो रचना है ये एक्सोन ब्रश होता है, इसको एक्सोन ब्रश भी बोलते हैं, एक्सोन ब्रश। तो इस तरह का रचना होता है तंत्रिका कोशिका का, और इसी से बने हुए जो ऊतक होते हैं उसको तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तो इसका मुख्य फंक्शन क्या है देख लिए हैं कि ये संवेदना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं और हमको वातावरण में होने वाला जो परिवर्तन है उसका जानकारी देता है, चाहे वो हमारे शरीर के बाहर हो या शरीर के अंदर हो। शरीर के अंदर भी कोई घटनाएं अगर होती है या जो भी प्रक्रियाएं होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा भी संपन्न किए जाते हैं, और बाहर की जो घटनाएं हैं उसका भी जानकारी जो मिलता है वो तंत्र के द्वारा ही मिलता है, चाहे वो ठंडा हो, गर्मी हो या बरसात हो। ये सब जो भी हम लोग बाहर में घटित होता है वो सारा हमारा संवेदना इसी तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है। तो इसी को हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। इस तरह से हम आज टिश्यू के बारे में, जंतु ऊतक के बारे में या एनिमल टिश्यू के बारे में जानकारी कंप्लीट किए हैं, और ये सेकेंड पार्ट में हम डाल दिए हैं, वीडियो में डालेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से नए जो हैं वो सब्सक्राइब करिएगा, और पुराने जो है उसको अच्छा से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, रोक रोक करके देखिए और समझिए इसको अच्छी तरह से। थैंक यू।